कहानी की शुरुआत में हम गार्डियन एकेडमी को देखते हैं और इसी की एक क्लास में एक टीचर आकर बाकी सारे स्टूडेंट को यही बता रहे थे कि तुम्हारा एडमिशन टेस्ट एक वीक में शुरू होने वाला है। और ऊपर से वो उन्हें ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा था कि तुम इस टेस्ट के लिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर ये तुम्हारा टेस्ट अच्छा रहता है तो तुम अपने आइडियल कॉलेज में जा सकते हो। और इतना कहते साथ ही उन सभी लड़कों को ये कहता है कि तुम्हारा ये काम यहीं पर डिसमिस किया जाता है। जब टीचर क्लास से बाहर आ जाते हैं तो सारे स्टूडेंट इसी के बारे में बात करने लग गए थे कि हमें यहाँ पर 4 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम इस काबिल नहीं हैं कि किसी भी अच्छे से पैटे को सम्मान कर सकें। अगर हमारे पास ये एबिलिटी ना आई तो हम किसी भी एकेडमी में ना जा पाएंगे। कुछ स्टूडेंट को इस बात को लेकर टेंशन थी तो कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स बैठे हुए थे, क्योंकि अगर उन्हें किसी भी एकेडमी में एडमिशन नहीं मिलता तो इसके साथ साथ उनकी लाइफ यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। वो अब दुनिया की नज़रों में यूज़फेल करवाना शुरू कर देंगे। तभी उसके पास एक लड़की भी खड़ी हुई थी जिसे खुद के ऊपर पूरा यकीन था और वो ये कहती है कि मैं किसी न किसी सुपीरियर एकेडमी तो ज़रूर ज्वाइन कर लूँगी। और उसी के एक कोने में एक लड़का बैठा हुआ था और वो भी मन ही मन में यही कह रहा था कि अभी तो टेस्ट शुरू होने में एक हफ़्ता पूरा पड़ा हुआ है। और ऊपर से मेरी बात कही जाए तो मैं एक ट्रैवर्सर हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि एक ही हफ्ते में वो ट्रैवर्स करके इस किसी और की बॉडी में आ गया था और अभी इस दुनिया में एडजस्ट करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। अब उसकी सोल इसकी बॉडी के साथ मर्ज कर चुकी थी और इसी की बॉडी में आने की वजह से उसे पता चला था कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और मुझे ये बात मालूम हुई है कि इस दुनिया में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, तो इंसानों ने खुद को सर्वाइव करने के लिए अपने शहरों के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें बना ली हैं और इसी की मदद से वो मॉन्स्टर्स से अभी तक बच पा रहे हैं। और इन्हीं मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए इंसानों ने टेमिंग स्पिरिचुअल क्रिएचर्स को इवॉल्व किया है और उसकी मदद से वो मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हैं। और जो इन स्पिरिट्स के मालिक होते हैं उन्हें स्पिरिट गार्डियन कहा जाता है। और जो कोई भी स्पिरिट गार्डियन होता है उसका एक ही काम होता है कि मॉन्स्टर के साथ अपने स्पिरिट का यूज़ करके फ़ाइट करना। और जो कोई अच्छा स्पिरिट मास्टर बनता है तो उसके साथ वो ना सिर्फ शहर में अच्छी जगह ओपन कर सकता है, बल्कि वो चाहे तो सिटी के बाहर भी जाकर अपने लिए घर बना सकता है। और जो कोई भी अब इस दुनिया में रह रहा है उनका सिर्फ एक ही ख्वाब है, और ये ख्वाब ही कोई और नहीं बल्कि यही है कि वो एक पावरफुल स्पिरिट गार्डियन बनना चाहते हैं ताकि इसकी मदद से लोग उन्हें इज़्ज़त की निगाह से देख पाएँ। और जो भी कोई 18 साल की उम्र में पहुंचता है तो फेडरेशन की तरफ से उसे एक एग मिलता है। एग के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और उसी एग में से उसका स्पिरिचुअल पेट बाहर निकलता है। इसके पास भी एक एग था, उसमें से एक ज़ॉम्बी बाहर निकला हुआ था और ये सब कुछ देखने के साथ वो मैं यही बता रहा था कि मेरा भी अब इससे लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पर आने से पहले ही इसके ओरिजिनल मालिक ने इसे चूज़ कर लिया था। और उसने जिस चीज़ को बाहर निकाला वो बहुत ही अगली है, हॉरिबल है, टफ है, स्टडी मॉन्स्टर है। ना तो ये वाक कर सकता है, ना बोल सकता है और ना ही जंप कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि वो ज़ोंबी स्पिरिचुअल पैट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हुए यही बताने लग जाता है कि इसकी अटैकिंग एबिलिटी तो ज़रा बराबर नहीं होती, ये किसी भी काम का नहीं होता, ये इवॉल्व नहीं कर सकता, ये मेरे लिए यूज़लेस है और शायद इसलिए इसका ओरिजिनल मालिक मर गया। वो काफ़ी परेशान बैठा हुआ था और अपनी किस्मत को ही कोसते जा रहा था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो यहाँ पर आकर एक ऐसे यूज़लेस बंदे की बॉडी में ट्रैवर्स कर जाएगा। कि तभी एक पीछे से लड़का आता है, उसका नाम तो जो था सोसा, वो ये कहता है कि ये लिंक तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो तो ये भी बताने लग जाता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम इस टास्क को फेल भी कर देते हो तो फिर भी तुम एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर तो बन नहीं जाओगे। हाँ, एक बात है कि तुम एडवेंचर्स को मिस कर दोगे। इस पर येलिंग अपने दोस्त यानसी को ये कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर आकर मुझे कंफर्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक विंड वुल्फ है और वो तो इवॉल्व भी कर सकता है, जबकि मेरी तरफ देखो, मेरे पास एक ज़ॉम्बी है। येलिंग इसके बारे में बैठा हुआ बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है जिसके ऊपर ये बताया गया था कि तुम्हें गार्डियन स्पिरिट बना दिया जाता है, तुम्हारा गार्डियन स्पिरिट सिस्टम अब एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही लिंग ने सारी न्यूज़ पढ़ी थी उसी के साथ उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसे एक चीट कोड चाहिए था और इस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से उसे वो चीट कोड मिल जाता है और अब तो उसके मुंह में पानी भी आ गया था, वो काफ़ी खुश हो गया था। अब उसका सारा फोकस अपने सिस्टम पर था कि तभी उसका दोस्त उसे ये कहता रहता है कि तुम किस नॉनसेंस की बात कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। तो आगे से लिंग उसे ये कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ चैन, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो।
तो चैन उसे कहता है कि नहीं नहीं बस कुछ नहीं कह रहा, मुझे अब कुछ जो तुमसे कहना था वो थोड़ा बहुत भूल चुका हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मेहनत करो ताकि तुम किसी लो लेवल गार्डियन स्पिरिट एकेडमी को ज्वाइन कर सको और अपना फ्यूचर महफूज बना सको। तो लिंग आगे से मुस्कुराते हुए अपने दोस्त चैन को ये कहता है कि तुम इसकी टेंशन ही मत लो, देखो कि आगे मैं क्या क्या करता हूँ। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मेरे पास एक सिस्टम आ चुका है, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे यूज़ करना और उसका पर्पस क्या है, लेकिन हाँ एक बात तो है कि इससे मेरा गोल अब फ्यूचर का साफ है और वो ये कि मैं अब किसी भी लो लेवल गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में नहीं जाने वाला। कि तभी उसके बाकी दोस्त जिसका नाम लियो था वो ये बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम सभी लोगों ने ये बात सुनी कि लिंक कह रहा है कि वो किसी भी लो लेवल गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में नहीं जाएगा और ये उसे तौंत मारने के लिए कह रहा था, उसका मजाक उड़ाने के लिए ये बातें कह रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि उसे वो ये भी कहता है कि जो तुम्हारे पास एक ज़ॉम्बी है भला तुम उसका इस्तेमाल करके किसी अच्छी स्पिरिट एकेडमी में कैसे जा सकते हो। चैन जैसे ही लियो की ये सारी बातें सुनता है तो चैन को तो काफ़ी गुस्सा आ गया था और ये कह रहा था कि इसने यहाँ पर अपनी फैमिली की पावर का यूज़ किया और ये दूसरों को भला से कैसे बुली कर सकता है। लेकिन इस पर लिंग यही कहता है कि तुम उसे इग्नोर करो। वो सही अपने दोस्त को ये समझाने की कोशिश करता है कि हम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी फैमिली सेकंड रेट की फैमिली है और इसके तो जो पैटरेज है उसका लेवल 5th स्टेज ऑफ स्पिरिट गार्डियन तक पहुंच चुका है और ये शहर में जाने माने लोग हैं तो हम इनके साथ डायरेक्टली पंगा नहीं ले सकते, इससे हमें ही नुकसान होगा। और तुम टेंशन ही मत लो, एक न एक दिन फ्यूचर में मैं इनसे रिवेंज ज़रूर लेकर रहूँगा, कुछ ज़्यादा नहीं तो 10 साल लग जाएंगे, 10 साल में तो इनसे मैं रिवेंज लेकर ही रहूँगा। एक दफ़ा मैं हाई गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में एडमिशन ले लूँ, फिर मैं देखता हूँ कि लियो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो अपने दोस्त को लेकर वो बाहर आ जाता है। उसका दोस्त चैन काफ़ी गुस्से में था क्योंकि वो लियो को सबक सिखाना चाहता था, जबकि वहाँ पर बैठा हुआ लियो यही कहने लग जाता है कि तुम एक ट्रैश हो तो पूरी ज़िंदगी ट्रैश ही रहोगे। अब जैसे ही वो दोनों क्लास से बाहर आते हैं तो वहाँ पर लिंक का दोस्त चैन से ये कहता है कि मैं ट्रेनिंग हॉल में जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ढूंढ लेना, मैं तुम्हें वहाँ पर मिलूँगा। तो आगे से लिंक यही कहता है कि ठीक है, पहले तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। और वो मन ही मन में ये कहता है कि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, देखना होगा कि गार्डियन स्पिरिट सिस्टम में आखिर मेरे लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ। वो अपने घर पहुंच गया था। जैसे घर जाता तो अपने सिस्टम को ये कहता है कि सिस्टम अब तुम बाहर आ जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। तो सिस्टम अब उसके आंखों के सामने था और उसे ये कह रहा था कि हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए ही आए हुए हैं, हमारी मदद से आप अपने पेट की पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और बाकी भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें देखकर वो और भी खुश हो गया था। उसे ये बात मालूम हो गई थी कि सिस्टम का इस्तेमाल करने की वजह से वो अपने पेट के लेवल को जल्दी अपग्रेड कर सकता था। फिर उसे अपनी इन्फॉर्मेशन मिलती जिसके ऊपर ये बताया गया था कि अब इस सिस्टम का होस्ट ये लिंक है और उसका जो लेवल है वो 2 है और रैंक 11 है और जो एनर्जी है वो 200/200 है और जो उसका स्पिरिट पेट है वो भी और नहीं बल्कि एक ब्लैक आइट ज़ॉम्बी है। और वो सिस्टम में और भी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था और जैसे पढ़ता रहता है इसके साथ वो और भी ज़्यादा हैरान होता जाता है क्योंकि उसमें ये भी बताया गया था कि अगर वो चाहे तो वो अपने पेट को इवॉल्व करवा सकता है और इससे उसका पेट पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। क्योंकि एवोल्यूशन में जैसे जैसे पेट बड़ा होता जाता है इसके साथ ही उसकी ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होती जाती है, उसकी पावर इंक्रीज़ होती जाती हैं और वो इतना ही नहीं बल्कि अपना बड़ा बड़ा नाम करते हैं, जैसे कि 8 लेवल में पहुंच सकते हैं और बाकी लोगों से काफ़ी आगे पहुंच सकते हैं। और काफ़ी लेवल्स को उनके हिसाब से डिवाइड कर दिया गया था और जो अभी तक सबसे बड़ा स्पिरिट पेट गया था वो मिथ लेवल का है और अभी तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुँचा। और एक ट्रैश लेवल स्पिरिचुअल पेट अपनी पूरी लाइफ में अपग्रेड होता होता सिर्फ रैंक 4 लेवल 10 तक जा सकता है, जबकि एक मीडियोकर 5 लेवल 10 तक जा सकता था। और जो इपिक लेवल का स्पिरिचुअल पेट होता है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा ले तो वो रैंक 9 या फिर 10 तक पहुंच सकता था, जैसा कि रैंक 9 लेवल 10 तक के कुछ लोग होते हैं। अगर उनमें और भी ज़्यादा टैलेंट पाया जाता, ग्रोथ एबिलिटी होती है तो इसी के साथ साथ उनकी स्किल्स भी वाकई साथ साथ इंक्रीज़ करती जाती हैं। और अगर जो मेरे पास ब्लैक आइट ज़ॉम्बी है ये इवॉल्व कर दिया तो ये कोई भी ट्रैश नहीं रहेगी बल्कि इसकी भी ग्रोथ इंक्रीज़ होगी और हो सकता है कि ये एक मिथ बन जाए। वो अब काफ़ी खुश हो गया था और ये कहने लग जाता है कि मेरे पास गार्डियन स्पिरिट सिस्टम आ चुका है, तो जो भी यहाँ पर टॉप गार्डियन स्पिरिट एकेडमी है तो मैं उसमें जल्द भी आ रहा हूँ। फिर अचानक से वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि स्पिरिट पैट को एवोल्यूट करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं और वो चीज़ें उसके पास नहीं थी। वो अपने सिस्टम को चेक करता है, जैसे उसने सिस्टम को चेक किया था इसी के साथ काफ़ी खुश हो जाता है और ये कहता है कि सिस्टम में तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स पाए जाते हैं जैसा कि मैंने नॉवेल्स और मनहवास में पढ़ा था। और जैसे सिस्टम को चेक करता है उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि आप इसकी मदद से सिस्टम बेनिफिट को इनेबल कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी खास रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है।
अब उसके पास 2 पॉइंट्स आ चुके थे। इन्हीं 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके वो एवोल्यूशन में मदद ले सकता था और फिर वो उन्हीं 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है। अब जैसे उसने सिस्टम पर क्लिक किया था तो उसके जिस पास ज़ॉम्बी पैड बना हुआ था उसमें एवोल्यूशन शुरू हो जाती है और वो एक खूबसूरत सी लड़की में चेंज हो जाता है। और जैसे वो पैड लड़की बना था इसी के साथ ही वो ये कहती है कि मास्टर प्लीज़ आप मेरा ख्याल रखिएगा। अब उसकी इस एवोल्यूशन को देखने के साथ ही लिंग की हालत थोड़ी बहुत सी ख़राब हो गई थी और वो ये कहता है कि ये तो एक फ़ीमेल ज़ॉम्बी थी जो कि एक खूबसूरत लड़की बन गई। अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो फिर उसके एट्रीब्यूट चेक करने लग जाता है ताकि उसकी मदद से पता लगाया जा सके कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है और क्या ये मॉन्स्टर्स को मार पाएगी। जब वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेता है उसी के साथ ही ये कहती है कि वेल एक बात तो है कि ये अब ट्रैश से कॉमन बन चुकी है और ऊपर इसके पास एक स्किल भी है। और ये जो स्किल थी इसमें यही था कि अगर वो किसी के साथ फाइट कर रहा होगा तो इसमें से इंजरी होगी तो ये खुद को उस इंजरी से ठीक कर सकता है। उसके साथ साथ अपनी अटैकिंग एबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकता था। जैसे वो एबिलिटी के बारे में पढ़ता है तो इसके बारे में सोचते हुए कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी काम आ सकती है। इसकी मदद से मैं बैटल में ज़्यादा देर तक टिक सकता हूँ क्योंकि मैं खुद को ठीक जो कर सकता हूँ। अब उसे स्किल को ऑब्टेन करना था तो वो अपने सिस्टम से ये पूछता है कि स्किल को ऑब्टेन करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए। तो आगे से सिस्टम उसे ये कहता है कि तुम्हें फ्री पॉइंट्स में ये सब कुछ मिल जाएगा। उसे और भी इन्फॉर्मेशन यही मिल रही थी कि फ्री पॉइंट का इस्तेमाल करके आप इस एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं और फिलहाल उसके पास 2 पॉइंट्स वैसे भी थे। जैसे ये बात सुनता तो ये साथ और भी ज़्यादा खुश हो गया तो और ये कहता है कि ये सिस्टम तो सच में काफ़ी अमेजिंग है। वो ये बताने लग जाता है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ पर सिर्फ 3 ही स्पिरिचुअल स्किल्स बताई जाती हैं। नंबर 1 पे हमें स्पिरिचुअल चेन के बारे में बताया जाता है, दूसरे नंबर पे हमें स्पिरिचुअल शील्ड के बारे में बताया जाता है और तीसरे नंबर पर हमें स्पिरिचुअल विजन के बारे में बताया जाता है। और इन सारी स्पिरिचुअल स्किल्स को हासिल करना इतना भी आसान काम नहीं होता। इसमें हमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, हमें कल्टीवेशन करना पड़ती है, हमें टाइम रिक्वायर होता है। अब उसके पास 2 पॉइंट्स है तो वो ये कहता है कि इन्हीं 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मैं इस आई टू वाइट ज़ॉम्बी को और भी अपग्रेड करूँगा और इसकी स्किल्स को इन्हांस कर दूँगा और फिर उसके पास जो पॉइंट्स है वो उन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर देता है। तो इन पॉइंट्स के बदले में उसे 3 स्किल्स मिल गई थी जिसमें मैजिक डैमेज रिडक्शन था और दूसरी स्किल थी हाई स्पीड रीजनरेशन और तीसरी स्किल थी रीबर्सर्कर। बर्सर्कर में वो बर्सर्कर मोड में चला जा सकता था। इससे अपनी ही एबिलिटी का यूज़ करके उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती थी, उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती। जैसे उसे ये तीनों स्किल्स मिलती हैं इसी के साथ वो काफ़ी हैरान हो गया था और ये कहता है कि ये तीनों की तीनों स्किल्स ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ये मेरी आगे फ्यूचर में काफ़ी मदद कर सकती हैं। उसे हाई स्पीड रीजनरेशन भी चाहिए थी। वो ये कहता है कि ये ज़ॉम्बीज़ होते हैं, ये भी खुद भी एक शील्ड की तरह के होते हैं तो इसलिए इसे हाई स्पीड रीजनरेशन तो चाहिए सही। और जब तक मेरा ये स्पिरिचुअल पैड मर नहीं जाता तब तक मैं रीजनरेट करवाता रहूँगा। और स्पिरिचुअल पैड भी एक ऐसा क्रिएचर है जिससे इंजरी हो सकती है और ये भी मार सकता है। हो सकता है कि बैटल में इससे काफ़ी बड़ी इंजरी हो तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना नहीं होगा और जो रीजनरेशन एबिलिटी है ये इसमें काफ़ी काम आ सकती है। और फिर बरसरकर मोड पर भी वो क्लिक कर देता है क्योंकि उसे ये मोड भी चाहिए था। उससे भी चाहिए था कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाए क्योंकि ये भी कम्बैट में काफ़ी काम आ सकती थी। और मन ही मन में ये कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, मुझे इसी तरह पॉइंट्स मिलते रहे, मुझे इसी तरह स्किल्स मिलती रहीं तो जल्द ये जो मेरा पैट है ये टेरिफाइंग बन जाएगा। और वो खुशी खुशी उस बरसरकर के स्किल को भी ऐड कर देता है और काफ़ी खुश हो गया था। अब उसके पास वो एक ब्लैक आइट ज़ॉम्बी था तो उसे देखने के साथ ये कहता है कि अब ये ब्लैक आइट ज़ॉम्बी बिल्कुल भी नहीं रही, अब इसे हम वाइट आइट ज़ॉम्बी कहकर पुकारेंगे। वो फिर आगे बढ़कर उसके गालों को चेक करता हुआ कहता है कि इसकी स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है एक नॉर्मल स्किन से कि हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो आगे से फिर उसकी ज़ॉम्बी पैट गर्ल उसे ये कहने लग जाती है कि मास्टर आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने मास्टर के अल्फाज सुने थे इसी के साथ वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे सबके लिए माफ़ कर देना, मुझे लगा था कि तुम बोल नहीं सकती, अब तुम बोल ही रही हो तो ये सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। और तुम्हें क्या लगता है कि फ्यूचर में तुम्हें शुई यू के नाम से पुकारा जाए, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम्हें शुई नाम पसंद आया? तो बस ठीक है, मैं तुम्हें अब से शुई ही पुकारूंगा। अब जैसे ही उसने उसकी स्किल्स को अपग्रेड कर दिया तो ये कहता है कि अब तुम में 4 टैलेंट्स और स्किल्स पाए जाते हैं जैसा कि उसकी स्पीड ज़्यादा थी, रीजनरेशन एबिलिटी थी, ब्लड ग्लस था और बरसर्कर मोड था। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि इसकी एज के जितने भी मॉन्स्टर पैट हैं ना उनसे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, लेकिन फिर भी हमें इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और उसकी एवोल्यूशन को कंटिन्यू रखना है तो मुझे और से ज़्यादा मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा। और वो शुई को ये कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि हमें जाकर मॉन्स्टर हंटिंग शुरू कर देनी चाहिए। वो फिर हमें ये बताने लग गया था कि जिस फेडरेशन में मैं रहता हूँ ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से बिल्कुल भी वीक नहीं है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, एयरप्लेन्स वगैरह चलते हैं, उन्हें पावर नहीं चाहिए बल्कि उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए।
और जो कोई भी यहाँ पर पावर एनर्जी का यूज़ करके गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं वो सिर्फ एक शहर में लिमिटेड हैं, इस शहर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि शहर के बाद काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर रहे हुए हैं। इन शहरों को शील्ड की मदद से मॉन्स्टर से बचाया गया। अगर कोई बंदा शील्ड से बाहर जाएगा तो वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। और हम जिस शहर में रहते हैं, अगर हमें थोड़ा सा सफ़र तय करना है तो इसके लिए हम कार्स का इस्तेमाल करते हैं। इवन जहाँ पर कुछ एयर शिप्स भी हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी मदद से हम किसी दूसरे शहर में भी जा सकते हैं। और उसकी निगरानी एक पावरफुल इंपीरियल स्पिरिट इन्वॉय कर रहा है। उसके पास काफ़ी पावर है। उसके पास इतनी पावर है कि अगर कुछ छोटे मोटे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स आकर एयरशिप पर अटैक करते हैं तो वो उनका मुकाबला कर सकता है। और यहाँ पर करेंसी के तौर पर क्रेडिट पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर किसी भी और करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो फिर जाकर एक गाड़ी में बैठ गया था और वहाँ पर बैठे हुए ड्राइवर को ये कहता है कि मैं जल्द से जल्द साउथ गेट पर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पर पहुँचा सकते हो। तो इस पर वो ड्राइवर फिर उसे ये कहता है कि क्या तुम त्यान हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, तुम्हें लगता है कि वहाँ पर जाकर तुम महफूज बच पाओगे, वो जगह तो बहुत ख़तरनाक है, उसके र्यूमर्स मैंने सुन रखे हैं। तो इस पर लिंग यही बताता है कि हाँ, मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, मैंने भी र्यूमर्स के बारे में सुना हुआ है और मैं वहाँ पर मॉन्स्टर को हंट करने के लिए जा रहा हूँ। और वो ये भी कहता रहता है कि मैं जानता हूँ कि वो प्लेस बहुत ही ख़तरनाक है। और फिर अपने सिटी के गेट्स के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर 4 गेट पाए जाते हैं, जिनमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ गेट शामिल हैं। और हर गेट पर काफ़ी नामी गिरामी सोल्जर रखे गए हैं और वही मॉन्स्टर्स को अंदर आने से मना करते हैं, उन पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। लेकिन अब मैं कोई यूजलेस पर्सन नहीं हूँ, मैं भी गेट से बाहर जा सकता हूँ, मॉन्स्टर्स को हंट कर सकता हूँ। वो जैसे गेट के करीब पहुँचता था अभी एक गार्ड उसे रोक लेता, उसे ये कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है, मुझे वो आईडी कार्ड दिखाओ। लिन के पास उसका आईडी कार्ड था, तो वो जैसे गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखाता है तो गार्ड ये कहता है कि ठीक है, तुम पास करके अब तुम गेट से बाहर जा सकते हो। तो लिन बस इतना सुनता साथ ही गेट से बाहर आ गया था। और वो ये बताने लग जाता है कि हमारे सिटी के करीब करीब लो लेवल के मॉन्स्टर पाए जाते हैं और जो हाई लेवल के मॉन्स्टर्स हैं ना वो सिटी से दूर रहते हैं। और यहाँ पर मैं जानता हूँ खतरा काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एहतियात से रहना होगा और ख़ुद की जान भी बचानी है और इस ज़ोंबी पैट गार्ड की भी जान बचानी है। वो शुई को ये कहता है कि तुम अब बाहर आ जाओ, तो इसी के साथ ही शुई बाहर आ जाती है। वो ये भी कहता है कि मैं साउथ गेट पर आया हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर किस किस्म के मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने इनके बारे में स्टडी किया था और मैं प्रिपरेशन भी करके आया हुआ हूँ। यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं उनमें अनडेड स्केलेटन्स भी शामिल हैं। वो उनकी जो फैटेलिटी रेट है वो इतना ख़तरनाक नहीं है। उसे कुछ मॉन्स्टर्स की जगह मिल गई थी और वो शुई को ये कहता है कि बस अब जगह मिल गई है तो जल्द से जल्द हमें वहाँ पर पहुँचना होगा और अपना काम शुरू करना होगा। लिंग अभी ज़ॉम्बी पैट को लेकर कहीं जा रहा था कि तभी उसे सिस्टम में यही बताया जाता है कि जो फर्स्ट एवोल्यूशन उसे मिली थी वो बिल्कुल फ्री थी, लेकिन अगली एवोल्यूशन के लिए उसे किसी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी मदद से ही वो आगे एवोल्यूट कर पाएगी। और अगर उसे नेक्स्ट एवोल्यूशन करनी है तो इसके लिए उसे फ्लॉलेस बोन चाहिए होगी, हार्ट ऑफ डार्कनेस चाहिए होगा, और ये सब कुछ उससे घोस्ट ब्लड से मिल सकता था। लिंग आगे आगे बढ़ भी रहा था और ये भी कह रहा था कि ये जो ऐसी जगह है ना, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, इनमें से दो चीज़ें मिल ही जाएंगी और इसी मटेरियल का यूज़ करके फिर एवोल्यूशन शुरू हो सकती है। उसमें से तो पहले ये थी कि उसे फ्लॉलेस बोन मिल सकती थी और दूसरा उसे यहाँ पर डार्कनेस क्रिस्टल भी मिल सकता था। कि तभी पीछे देखता है कि शोई यही वहीं पर खड़ी हो जाती है और उसे देखने के साथ ही लिंग यही कहता है कि शोई तुम यहाँ पर क्या खड़ी हो गई, क्या यही हमारी डेस्टिनेशन है। तो आगे से शोई थोड़ा बहुत सा बोलती है, उसे यही कहती है कि यहाँ पर हर जगह पर अनडेड्स ही हैं। लिंग बताता है कि मैं जानता हूँ कि ये जगह ऐसी है, यहाँ पर हमें काफ़ी सारे अनडेड्स मिल सकते हैं और हम यहाँ पर उन्हें ही हंट करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं इस जगह पर तो आया हूँ, अभी तक किसी भी एक भी अनडेड को नहीं देखा। मैंने मैप भी चेक किया है तो मुझे पता था कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्केलेटन सोल्जर मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक एक भी नहीं मिला। वहाँ पर कुछ स्केलेटन्स की हड्डियाँ बनी हुई थी। जैसे ही आगे बढ़ता है कि एक स्केलेटन का हैंड उसके पाँव पर लग जाता है, जो देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। अब थोड़े बहुत से वहाँ पर स्केलेटन्स आ जाते हैं तो ये देखते साथ ही वो शोई को ये कहता है कि शोई तुम यहाँ पर अपना काम फिनिश करो और इन सारे स्केलेटन्स को मार दो। किसी सिस्टम में एक मिशन शो होने लग जाता है। मिशन को देखते साथ ही कहता है कि क्या यहाँ पर एक मिशन भी है, और वो मिशन यही था कि उसे सिर्फ 20 स्केलेटन सोल्जर्स को मारना था। जैसे वो उसे मारता तो उसे 50% एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते। ये देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और ये कहता है कि ये रिवार्ड तो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये हमें 50% ऑफ द एक्सपीरियंस पॉइंट दे देंगे, वो भी डायरेक्टली। और वो शोई को कहता है कि शोई अपने काम पर लग जाओ। अब जो भी वहाँ पर स्केलेटन सोल्जर नज़र आता है कि शोई आगे बढ़कर एक को मार देती है, तो सिस्टम में अपडेट हो गया था कि तुमने एक को मार दिया, बाकी 19 रह गए। उसे सिर्फ 20 स्केलेटन सोल्जर्स को मारना था और इसी तरह मारते मारते 4 स्केलेटन सोल्जर्स को मार देता है।
तो ये देखने के साथ ही वो ये कहने लग गया था कि ये ज़ॉम्बी तो बहुत कमाल की है। मैं ऐसे ही हेसिटेट कर रहा था और शुई को कहता है कि अब जो भी स्केलेटन तुम्हारे हाथ आता जाए ना तुम उसे मारती जाओ। तो तभी वहाँ पर कुछ और स्केलेटन साइड पर आ जाते हैं जो कि उन्हीं पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही लिंग उन सभी को देखता है तो वो शुई को ये कहता है कि शुई तुम इन सभी पर अटैक करके ना यहीं पर मार देना, किसी एक को भी मत छोड़ना। शुई फिर आगे बढ़ती है, उनके साथ अटैक करने लग जाती है, उन सभी को मारने लग गई थी। और उससे शुई के बारे में ये भी बताया गया था कि इसके पास कॉर्प पोइजन भी होता है। इसी पॉइजन का इस्तेमाल करके ये अपने अपोनेंट को आराम से मार सकती है। लेकिन जहाँ तक बात है स्केलेटन की स्किन नहीं है तो इसलिए इसका पॉइजन उन पर ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और यहाँ पर जितने भी स्केलेटन सोल्जर्स आए हैं इनका रैंक 1 है, लेवल 2 या लेवल 3 के ही हैं। तो इसलिए ये शुई के साथ तो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि शुई इन पर काफ़ी हैवी रहेगी। अब जैसे जैसे वो सोल्जर्स को मारती जा रही थी वहाँ पर खड़ा हुआ लिंग और भी ज़्यादा खुश होता जा रहा था क्योंकि शोई ने कुछ ही मिनटों में 6 स्केलेटन सोल्जर्स को मार दिया था। और वो खुश हो रहा था, ये कहता कि अगर ऐसे चलता रहा तो जल्द से जल्द ही 20 स्केलेटन सोल्जर्स को मार देगी और इससे हमें इनाम मिलेगा। वो वहाँ पर खड़े हुए थे कि तभी उन्हें कुछ और सोल्जर दिखाई देने लग जाते हैं जो कि फिर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी फिर शोई अपनी फुर्ती दिखाते हुए आगे बढ़कर उन सभी सोल्जर्स को वहीं पर मार देती हैं। अब बस थोड़ी सी ही देर और गुजरी थी कि उन्होंने 20 के 20 स्केलेटन सोल्जर्स को मार दिया था जो कि मिशन के मुताबिक उन्हें बताया गया थे। तो इसी के साथ ही ये मिशन कंप्लीट हो जाता है और लिंग ये देखकर काफ़ी खुश हो गया था। वो खुशी से शुई को ये कहने लग जाता है कि शुई अब तुम लेवल अप करने वाली हो तो इसलिए तुम भी खुश हो जाओ। अब जैसे ही उसने मिशन पर क्लिक किया था इसी के साथ ही उसका एक लेवल अप हो जाता है और ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो गया था क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना जल्दी उसे एक लेवल आराम से मिल जाएगा और ये उसके लिए एक सरप्राइजिंग सी बात थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे एक फ्री पॉइंट भी मिल गया था। इस फ्री पॉइंट को देखकर वो ये कहता है कि शुई के लिए जो लेवल अप करना है ना उसमें ये तमाम चीज़ें काफ़ी काम आने वाली हैं। तो उसके पास जो फ्री पॉइंट था वो उस फ्री पॉइंट का इस्तेमाल मैजिक डैमेज रिडक्शन में करता है जिसकी मदद से वो मैजिक डैमेज रिडक्शन को और भी ज़्यादा काम कर सकती थी। तो इसके लिए उसे पता था कि इसके पास जो अटैकिंग एबिलिटी है ना वो काफ़ी है। अब उसे एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जब उस पर किसी मैजिक का इस्तेमाल हो तो वो मैजिक के अटैक से खुद को बचा सके। तो इसके लिए वो उसके मैजिक की एबिलिटी को बढ़ा देता है। ऐसा करने के बाद फिर वो शुई को ये कहता है कि मैप के मुताबिक यहाँ पर इलाइट स्केलेटन सोल्जर्स भी पाए जाते हैं तो हमें बस इधर उधर घूमना फिरना है और वो जल्दी हमें मिल जाएंगे और फिर हम उसे मार देंगे। तो क्यों ना हम आगे बढ़ें और उन्हें ढूंढें और उन्हें मारें। जूही जैसे ये सारी बातें सुनती है तो वो काफ़ी खुश हो गई थी कि तभी वो दोनों साइड पर चल रहे थे कि उन्हें कुछ साइड से स्केलेटन सोल्जर्स की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक लड़की की तरफ भाग रहे थे और वो लड़की बिल्कुल वहाँ पर रिलैक्स खड़ी हुई थी। जैसे ही वो उस लड़की को गौर से देखता है तो उसे देखते साथ ही समझ गया था और कहता है कि ये तो होशियार है, ये तो मुझसे पहले यहाँ पर पहुँच गई और ये तो अगले स्टेज पर भी पहुँची हुई है। वो वहाँ पर देख पा रहा था कि स्केलेटन सोल्जर उसके काफ़ी करीब आ गया था लेकिन वो यहाँ से ज़रा भर भी मूव नहीं करती। वो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ी हुई थी और ये देखने के साथ लिंग कहता है कि क्या इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है और इसका स्पिरिट पैट कहाँ पर है, ये अपनी जगह से मूव क्यों नहीं कर पा रही, इसका स्केलेटन सोल्जर आकर इसे मार देगा। कि तभी वहाँ पर खड़ी हुई वो यही कहती है कि ड्रैगन पैट तुम यहाँ पर आ जाओ। उसको इतना ही कहना था कि तभी ड्रैगन पैट वहाँ पर आ जाता जो कि काफ़ी पावरफुल था। उसका ग्रोथ पावर रेयर था और यह ड्रैगन में से एक स्पिरिचुअल पैट था जिसका जो हायर बेस स्टैट था। तो अपने ड्रैगन पैट को वो यही कहती है कि यहाँ पर अब खेलना कूदना बंद कर दो और जो काम हम यहाँ पर करने के लिए हैं उस काम पर लग जाओ। यहाँ पर जितने भी स्केलेटन हैं उन्हें आराम से मार दो। बस इतनी बात सुननी थी कि वही ड्रैगन आगे बढ़ता है और एक स्केलेटन को चुटकियों में मार देता है और दूर खड़ा हुआ लिंग भी ये सब कुछ देख रहा था। ड्रैगन की इन एबिलिटीज़ को देखने के साथ वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके पास तो इनक्रेडिबल पावर है। फिर वहाँ पर वो के पास एक क्रिस्टल था, उसी क्रिस्टल में वो स्केलेटन की सोल को ऑब्जर्व कर लेती है और दूर खड़ा हुआ लिंग ये भी देख रहा था और ये भी कहने लग जाता है कि वो के पास तो काफ़ी अमेजिंग सी चीज़ें हैं क्योंकि इसके पास एक सोल बोतल भी है जिसमें ये बाकियों की सोल को आराम से कैद कर सकती है और ये बाकियों की सोल फायर को भी कैद कर सकती है। ये लड़की तो काफ़ी अमेजिंग लग रही है। फिर सोल को कैप्चर करने के बाद वो अपने ड्रैगन पैट के पास जाती है। ड्रैगन पैट के पास जाने के साथ ही वो काफ़ी खुश हो गई थी और उसकी तारीफ भी करती है क्योंकि उसने भी आज यहाँ पर अच्छे से काम किया था। फिर वो साइड पर देखते हुए खुश होते हुए यही कहती है कि अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम बाहर आ जाओ, आखिर तुम वहाँ पर क्यों छुपे खड़े हो। तो ये सुनने के साथ ही लिंग थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो पत्थर के पीछे छुपा खड़ा तो बाहर आ जाता है और ये कहता है कि ये तो होशियार है,
जो कि एल्डेस्ट डॉटर ऑफ वू फैमिली है। आगे सारा वू फैमिली का फ्यूचर इसी के पास है और ये छोटी उम्र में 7th लेवल ऑफ रैंक 1 पर पहुंच गई। लेकिन मैं कहाँ पहुंचा, मुझे इतने अरसे में सिर्फ लेवल 2 तक ही पहुंच पाया, वो भी रैंक 1 का। वो काफ़ी घबराया हुआ था। अब वो पत्थर से बाहर निकल कर जैसे ही वू के पास आता है तो वो उसे ये कहती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों छुपे हुए थे। और वो जैसे ही उसे देखता है तो वो भी देखने के साथ ये कहते हैं क्या तुम ये लिंग हो। तो आगे से बहरान हो तो ये कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। और हाँ, क्या सच में तुम मेरा नाम जानते हो? मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें मेरे नाम के बारे में पता होगा। तो आगे से वो ये बता दिया कि मैंने तुम्हारे बारे में स्कूल में सुना था, वहाँ पर तुम्हारे बारे में यही बातें बताई जाती हैं कि तुमने एक स्पिरिट पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था जो कि एक ज़ॉम्बी है और जो कि इवॉल्व नहीं कर सकता। तो अगर वो तुम्हारे पास पेट ऐसा ही है तो तुम फिर इस डेंजरस जगह पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर तुम आराम से मार सकते हो? उसकी ये बातें सुनने के साथ लिंक को काफ़ी अजीब लगता है। वो अब गुस्से में आ गया था और वो मिस हू को ये कहता है कि ये मेरी मर्जी, मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुमने बस मुझसे ये कहना था। तो उसकी ये बात सुनने के साथ ही वो शियान का जो वहाँ पर ड्रैगन पैट था उससे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि कोई उसकी मालिक इस तरह बेइज्जती करे, वो भी उसकी आंखों के सामने। वो उसे डराने की कोशिश कर रहा था। ये देखने के साथ ही वो शियान फिर अपने ड्रैगन को ये कहती है कि तुम इसे डराना बंद कर दो, बस बहुत हो गया। क्योंकि ड्रैगन ने जैसे ही लिंग को हराया था इसी के साथ लिंग की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थी और वो सच में काफ़ी डर गया था। लेकिन वो अपने ड्रैगन की तारीफ किए जा रही थी क्योंकि वो उसके साथ काफ़ी वफादार था। और फिर होशियार है, उसे यही कहती है कि मैं बस तुम्हें आराम से ही बताना चाहती थी कि जगह बहुत ही ख़तरनाक है। ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम आराम से घूम फिर सकते हो और ये ऐसी जगह भी नहीं है कि जहाँ पर तुम अपनी मर्ज़ी से आओ और अपनी मर्ज़ी से यहाँ से वापस चले जाओ, जहाँ पर तुम मारे जा सकते हो। तुम्हें यहाँ से जल्द वापस चले जाना चाहिए। जैसे ही लिंग ये सारी बातें सुनता है तो वो होशियार को ये कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला और मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं यहाँ पर आकर अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। तो इसलिए तुम्हें तो मेरे बारे में परेशान होने की ज़रा बराबर भी ज़रूरत नहीं है। और मन ही मन में ये भी कहता है कि आखिर तुम हो कौन हो जो मेरा इतना ख्याल रखने की कोशिश कर रही हो। और वो उसे ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कहने को और कुछ नहीं है तो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से चला गया था और पीछे से वो उसे देखती रहती है। और वो भी मन ही मन में ये कह रहा था कि तुम्हें अभी भी लगता होगा कि मैं वही पुराना ट्रैश हूँ, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। और इसी बात को सोचकर वो दो दूर से हंसने भी लग गया था और उससे जाते हुए गुड बाय भी कहता है। उसके जाते बाद ही होशियार जी कहने लग जाती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर काइंड गेस्चर दे रही थी, मैं चाहती थी कि उसे कोई नुकसान ना हो, लेकिन उसने अप्रिशिएट ही नहीं किया। मैं भी देखती हूँ कि बुरियल माउंट में जाकर वो वहाँ पर क्या परफॉर्म करता है। और वो ये भी कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग आए जो कि थर्ड ग्रेड से बिलोंग करते थे, वो भी बुरियल माउंट अलोन आए, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये तो बॉटम ऑफ द ग्रेड में शामिल है, तो ये यहाँ पर आकर क्या परफॉर्म करेगा, उन सारे सिक्योरिटी के साथ कैसे मुकाबला करेगा। मैं भी सबके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम में इतनी पावर कहाँ से आई और तुम खुद पर इतना ज़्यादा कमांड क्यों कर रहे हो। और वो फिर उसका पीछा करने लग जाती है। वो पीछे पीछे दरख्तों के छुपी हुई थी, वो देखना चाहती थी कि ये सिक्योरिटी के साथ कैसे मुकाबला करता है और इसके बारे में लिंक जान गया था। लिंक जैसे ही उससे देखता है तो वो ये कहता है कि आखिर ये औरत क्या करने की कोशिश कर रही है, ये मेरा पीछा क्यों कर रही है। जो भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे जो फ़िलहाल परवाह करनी है वो ये कि मुझे अपने रैंक को इनक्रीज़ करना होगा। और तभी एक स्केलेटन का हाथ नीचे से उसके पाँव को दोबारा से पकड़ लेता है। वहाँ पर और भी काफ़ी सारे स्केलेटन सोल्जर्स आ जाते हैं। इन सभी स्केलेटन सोल्जर्स को देखने के साथ वो ये कहता है कि यहाँ पर तो हमारे लिए एक ट्रैप बिछा आ गया था। पहले तो उन पर एक ही करके अटैक कर रहे थे, लेकिन इस बार स्केलेटन सोल्जर्स की एक पूरी की पूरी आर्मी उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। और ये देखकर लिंक थोड़ा बहुत सा घबरा गया था। और उनमें तो 3 स्केलेटन ऑफिसर्स भी शामिल थे और दूर खड़ी हुई होशियार भी ये सब कुछ देख रही थी। और वो भी ये कहती है, इडियट, ये तो पूरा ग्रुप है, ये तो तुम्हें मार देगा, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम अब मुसीबत में हो। अब जैसे ही वो स्केलेटन सोल्जर अपने ऑफिसर्स की आर्मी के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ फिर लिंक यही कहता है कि शुई, अब तुम्हारे बाहर आने का वक्त आ चुका है। वहाँ पर एक फार्मेशन बनती है और उस फार्मेशन में से शुई बाहर आ जाती है ताकि उन बाहर आकर उन स्केलेटन सोल्जर्स का मुकाबला कर सकें। और दूर खड़ी हुई हो जैसे ही देखती है कि ये तो एक ज़ॉम्बी है, लेकिन ये ज़ॉम्बी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। और ऊपर से इस बात को लेकर उसे और भी ज़्यादा हैरानी हुई थी कि ये तो इवॉल्व भी कर सकती है और ये बिल्कुल भी पॉसिबल बात नहीं थी। तो आगे से हुई आगे बढ़ती है और वहाँ पर खड़े हुए ज़ॉम्बी पर अटैक करके उसे वहीं पर ख़त्म कर देती है। वो ये देखने के साथ यही कहने लग जाती है कि वेल, ये तो काफ़ी ड्रॉनी है, ख़तरनाक भी है, एक ज़ॉम्बी के लिए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिख रही है, ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है। जबकि फिर वहाँ पर खड़ा हुआ लिंग जी कहने लग जाता है कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, अभी असली शो तो अब शुरू होना है, मैं देखता हूँ कि आगे क्या क्या करते हैं। कि इतने में वहाँ पर उन्हें एक और मिल जाता है टास्क और इसी टास्क के मुताबिक उन्हें
और 20 स्केलेटन सोल्जर्स को मारना था और इससे फिर उन्हें 50% एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते और इतने नहीं बल्कि उसे एक आउटफिट भी मिल जाता। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे एक और भी मिशन मिला था और इस मिशन के मुताबिक उसे 100 स्केलेटन को मारना था और वो स्केलेटन ऑफिसर्स होने चाहिए और इसी के साथ उसका लेवल 1 अप हो जाता। इन सारे टास्क के बारे में पढ़कर वो काफ़ी खुश हो गया, तो ये कहता है कि इससे तुम्हें एक आउटफिट भी मिल जाएगा और इसके रिवार्ड भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। लेकिन 100 स्केलेटन ऑफिसर्स को मारना, मुझे लगता है कि ये काम कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब फिर उन पर स्केलेटन सोल्जर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि ये सब कुछ देखने के साथ निंग जी कहता है कि अगर ऐसी बात है, हमें इतने सारे स्केलेटन सोल्जर्स और स्केलेटन ऑफिसर्स को मारना ही है, तो वो शुई को ये कहता है कि तुम अपने बरसर्कर मोड के ओपन को कर लो। बस ये बात सुननी थी कि वहाँ पर खड़ी हुई शुई पर अपने बरसर्कर मोड को ओपन कर लेती है और वहाँ पर खड़ी हुई वो शियान जब सब कुछ देखते तो कहते कि क्या वो बरसर्कर मोड में आ गई। इससे वो अपने हेल्थ पॉइंट को कम करके अपनी स्पीड और पावर को इंक्रीज कर सकती थी। वो एक ज़ोंबी थी तो उसके पास ये एबिलिटी कैसे आ सकती थी, इसलिए वो और भी ज़्यादा हैरान थी। अब शुई बरसर्कर मोड में आ चुकी थी और वो और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। उसे इतना ज़्यादा खतरनाक दिखने के साथ लिंग जी कहने लग जाता है कि अब आएगा ना मज़ा। अब परफेक्ट टाइम है कि मैं इसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी को देख सकूं कि वो इन पर कितनी भारी पड़ती है और वो अपनी स्पिरिचुअल चेन को भी वहाँ पर समन कर लेता है। वो इसी स्पिरिचुअल चेन का इस्तेमाल करके उन स्केलेटन सोल्जर्स को पकड़ने लग जाता है ताकि शुई को उन्हें मारने में आसानी हो। फिर वो शुई को ये कहता है कि आगे बढ़ो, इन सभी के सभी सोल्जर्स को यहीं पर मार दो। तो शुई अपने मालिक की बात सुनते हुए आगे बढ़ती है और उन सोल्जर पर अटैक करके उन्हें मारने लग जाती है और थोड़ी देर में काफ़ी सारे सोल्जर्स को मार चुकी थी। और दूर खड़ी हुई वो न्यान ये सब कुछ देख रही थी और वो ये कहते हैं कि इसका बरसर्कर मूड तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। मुझे तो ये डर है कि अगर मेरा ड्रैगन भी इसके सामने आ जाए तो वो भी इसका मुकाबला ना कर पाए। जबकि वहाँ पर खड़ा हुआ लिंक काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और वो यही कहता है कि ये तो मेरे लिए ग्रेट सरप्राइज़ था क्योंकि मैंने इसके बरसर्कर मूड को भी आज चेक कर लिया। और फिर वो शुई को ये कहता है कि शुई, हमें जल्द से जल्द इस बैटल को फिनिश करना होगा, बस तुम जल्द से जल्द अपने काम पर लग जाओ और इन सभी को यहाँ पर मार दो। अब फिर शुई देख रही थी कि काफ़ी सारे स्केलेटन फिर उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये देखते साथ ही फिर शुई उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी पावर का यूज़ करके उन पर अटैक करने लग गई थी। और उनमें जो स्केलेटन ऑफिसर था उसका सर बहुत ही टफ हुआ करता था। और दूर खड़ी हुई हुआन ये सब कुछ देख रही थी। हुनियान ये सब कुछ देखने के बाद ये कहते कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस ज़ोंबी ने उसे एक ही सेकंड में मार दिया। ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। अगर ये एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये टॉप लेवल गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में आराम से जा सकते हैं। और वो फिर भी अपने मन में ये कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर आराम से गिव अप नहीं कर सकती, मुझे भी जाकर ट्राई तो करना ही होगा। फिर वो आगे बढ़ता है, यहाँ पर जितने भी स्केलेटन पड़े हुए थे उन स्केलेटन की एक खोपड़ी उठाकर ये कहने लग गया था कि यहाँ पर कोई भी अच्छी चीज़ नहीं मिली, हमने इतने सारे स्केलेटन सोल्जर को डिस्ट्रॉय किया है, कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ पर मिलना ही चाहिए था। और फिर वो उस खोपड़ी को उठाकर साइड पर फेंक देता है और ये कहता है कि ऐसे यहाँ पर चीज़ों को ढूंढना और इसमें से अपने लिए चीज़ों को निकालना काफ़ी मुश्किल काम है, इसके लिए भी हमारे पास ऑटो पिकअप सिस्टम होना चाहिए था जो कि हमारी मदद कर सकता। कि तभी सिस्टम पर उसे ये दिखाई देने लग जाता है कि उसने होस्ट की करंट नीड्स को डिटेक्ट कर लिया है, मतलब है कि उसके पास ऑटो पिक सिस्टम आ चुका था। लेकिन ऑटो पिकअप सिस्टम के लिए उसे रैंक 2 लेवल 1 का होना ज़रूरी था। और ये सारी बातें देखने के साथ लिंग हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या बकवास चल रही है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं सिर्फ लेवल 1 रैंक 1 लेवल 3 का बंदा हूँ, यहाँ पर पहुँचना तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम है, इसका मतलब है कि मुझे ऑटो पिकअप सिस्टम नहीं मिलेगा। तभी फिर वो आगे बढ़ता है तो स्केलेटन में एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देने लग गई थी और वो फिर उसके बैठ कर उसके बारे में बातें करने लग गया था कि आखिर क्या चीज़ है। जैसे वो हड्डियों को हटाता है तो उसके ऊपर एक छोटी सी हड्डी दिखाई दे रही थी जो कि एक फ्लॉलेस बोन थी। और फिर वो फ्लॉलेस बोन को उठा लेता है और ये कहता है कि यही वो बोन है जो कि शुई की मदद कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच सके और एवोल्यूट कर सके। और वो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसे ये फ्लॉलेस बोन इतनी आसानी से मिल गई थी। और वो ये कहते हैं कि लगता है कि लक मेरे साथ है, तो अब मुझे कोई भी चीज़ तरक्की करने से नहीं रोक सकती। अब उसे एक फ्लॉलेस बोन तो मिल सकी थी और जो सेकेंडरी काम था उन्हें एक सेकंड ग्रेड का डार्कनेस क्रिस्टल चाहिए था। अब उसका असली मिशन ये था कि उन्हें ये क्रिस्टल जल्द से जल्द हासिल करना था। और वो शुई को ये कहता है कि शुई, अपने मिशन को जारी ही रखना होगा, वैसे भी यहाँ पर काफ़ी सारे टारगेट हैं जो कि हमारा वेट कर रहे हैं और जाकर हमें उन्हें मारना है। तो पीछे से उसके साथ जो शुई चल रही थी वो तो ये कहती है कि ठीक है जा साहब के मास्टर। अब वहाँ पर उन्हें स्केलेटन सोल्जर्स के साथ फाइट करते करते कुछ घंटे हो गए थे। इन घंटों में उन्होंने काफ़ी सारे स्केलेटन सोल्जर्स और स्केलेटन ऑफिसर्स को मारा था। और इतनी ज़्यादा देर फाइट करने की वजह से अब शुई की भी हालत थोड़ी बहुत सी ख़राब हो गई थी, वो भी थोड़ी बहुत सी थक गई थी।
लेकिन इस सब के बावजूद भी वो भी हार मानने का नाम तक न ले रही थी, और जो भी सोल्जर उसके सामने आता जा रहा था वो अपनी स्किल दिखाते हुए सोल्जर का खात्मा करती जा रही थी। और लिंक खड़ा हुआ यह कोई देख रहा था कि तभी उसे सिस्टम में अपडेट नज़र आती है। उस अपडेट के मुताबिक यही बताया गया था कि उसने फिर एलाइट स्केलेटन को मार दिया है, तो उसके बदले में उसे 50% प्रोग्रेस एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल चुके थे, और उसके साथ साथ उसे शाओ यू के कुछ क्लॉस भी मिल गए थे। और ये सब कुछ देखने के साथ वो ये कहता है कि शाओ जी का एक्सपीरियंस पॉइंट 20% तक इंक्रीज़ हो गया है, और उसकी लेवलिंग स्पीड भी काफ़ी हद तक तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब जैसा कि उसे सिस्टम से कपड़े मिल गए थे, और जाकर उसने ये शुई को देने थे, क्योंकि लड़ाई की वजह से शुई के पहले वाले कपड़े कहीं से फट गए थे। और वो शुई के पास जाता है, शुई को बुलाता है, शुई उसकी तरफ देखती है, तो वो कपड़े शुई को देते हुए ये कहता है कि तुम इन्हें पहन लो, इनकी मदद से फाइटिंग में तुम्हें काफ़ी मदद मिलेगी। तो जैसे ही शुई ये बात सुनते हैं तो अपने मास्टर की आंखों के सामने अपने कपड़े चेंज कर लेती है। ये देखकर लिंक को काफ़ी हैरानी हुई थी। अब शुई ने वहाँ पर कपड़े तो चेंज कर ही लिए थे। कपड़े चेंज करने के बाद लिंक फिर उससे ये कहता है कि अब और भी यहाँ पर सोल्जर्स अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर तुम ट्राई करने के लिए तैयार हो जाओ, और उन सभी को फिर हमने मिलकर ही मारना है। अब फिर आगे बढ़ती है और वहाँ पर स्केलेटन्स को मारने लग जाती है, और ये सब कुछ देखने के साथ ही लिंक मुस्कुराते हुए ये कहने लग जाता है कि ये जो ड्रेस इससे मिला इसमें ऑटो रिपेयर फंक्शन भी पाया जाता है। अगर ड्रेस को कोई नुकसान होगा तो वो खुद ही रिपेयर कर जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रेस काफ़ी दिनों तक इसके काम आ जाएगा। जबकि शुई भी अपने काम पर लगी हुई थी, और वो काम यही था कि सोल्जर्स को मारना। और जैसे उन सोल्जर्स को मार दिया उसी के साथ ही 2 लेवल इंक्रीज हो गए थे। एक ही दिन में 2 लेवल इंक्रीज करना और सीधा रैंक 1 से लेवल 4 तक पहुंचना, ये सारी बातें लिंक को काफ़ी हैरान कर देने वाली बातें थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे उसका लेवल इंक्रीज हुआ था तो इसी के साथ उसे फ्री पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। और फिर वो ये कहता है कि अब रात होती जा रही है, और रात के वक्त यहाँ के मॉन्स्टर्स और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, तो अब हमें वापस जाना चाहिए। इनके बारे में बाद में देखेंगे कि बाद में आकर इनके साथ क्या करना है। और वो इसके बारे में शोयू को भी ये कहता है कि शोयू चलो हम घर जाते हैं। तो शोयू उसके पीछे चलने लग जाती है और कहती है कि जैसा आप गए मास्टर। अब घर जाने के बाद वो सिस्टम को चेक करता है। वो आज के सारे दिन की वहाँ पर एक्टिविटीज़ को चेक कर रहा था। ये कहता है कि एक दिन में मैंने और शोयू ने मिलकर बहुत ही चेंजेस किए हैं, और अभी भी कुछ दिन बाकी हैं एकेडमी सिलेक्शन में, तो मुझे जल्द से जल्द और मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी होगी और अपने लेवल को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। और मुझे वैसे भी कल जाकर टीचर से बात करनी होगी और उनसे लीव मांगना होगी, ताकि मैं जाकर और मॉन्स्टर्स को मार सकूं और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकूं। तो उधर हम हुशियान को देखते हैं। हुशियान अपने घर जाती है, काफ़ी गुस्से में थी, और वो ये कहती रहती है कि ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं उससे नहीं हार सकती। वो इतनी गुस्से में थी कि तभी उसके डैड आ जाते हैं, और डैड उससे ये कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ शियान। तो आगे से वो डैड को देखकर कहती है कि डैड आप यहाँ पर आ गए। उसके डैड उसके पास आकर ये कहते हैं कि अब रात का काफ़ी वक्त हो चुका है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि तुम जाग रही होगी। तुम इस वक्त जाकर क्या कर रही हो, आखिर कौन सी चीज़ है जो तुम्हें जगाए हुए है। तो आगे से वो हैरानी से ये कहती है कि डैड मैंने अपनी आंखों के सामने एक ज़ोंबी को देखा जो कि इवॉल्व कर रहा था, वो भी आज के दिन। ये सुनने के साथ ही वो के डैड भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी होगी, भला एक ज़ोंबी कैसे इवॉल्व कर सकता है, क्योंकि ज़ोंबी इवॉल्व नहीं कर सकते। और वो तो ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि एकेडमी में जाकर एडमिशन के लिए लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो तुम्हें ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना बेस्ट देना, वो तुम्हें सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस पर हो चान अपने डैड को ये कहते हैं कि डैड मैं इसके बारे में जानती हूँ। तो आगे से डैड उसे ये कहते हैं कि अगर तुम इसके बारे में जानती हो तो बस जाकर सो जाओ और आराम करो, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। फिर हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं, और वहाँ पर लिंक काफ़ी खुश खड़ा हुआ था। वो ये कहता है कि आज का दिन ही है जिसमें एकेडमी सिलेक्शन में हो जाएगी, आज एकेडमी सिलेक्शन डे है। और फिर हम सेंटर ऑफ तैयार हुई सिटी मेयर मैंशन को देखते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी से काफ़ी लेस था। और वहाँ पर जितनी भी शिप्स थी जो भी सुपीरियर एकेडमीज में पाई जाती थी, वो सारी के सारी एयर शिप्स काफ़ी अमेजिंग थी, और जो भी स्टूडेंट उसे देखता जा रहा था काफ़ी ज़्यादा हैरान होता जा रहा था। और तभी एक बूढ़ा सा बंदा वहाँ पर अपेयर होता है जिसका नाम था शैंग, और वो मेयर था। वो ये कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आ गए और सभी लोग काफ़ी वेट कर रहे होंगे। और वो सभी लोगों को वेलकम कर रहा था जो कि ट्रायल में आकर बाकी लोगों को नोटिस करने वाले थे, और अलग अलग अकेडमी से वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके लेवल काफ़ी हाई थे। जैसा कि उनमें से पहला बंदा आता है, उसका नाम था लू फेंग, और वो रैंक 7 लेवल 8 का स्टूडेंट था, और वो भी यहाँ पर एकेडमी की सिलेक्शन ट्रायल के लिए आया हुआ था। और वहाँ पर एक और लड़का जो कि बाईहू एकेडमी से बिलोंग करता था, उसका नाम था बाय तोंग, उसका रैंक 7 लेवल 7 था, वो भी वहाँ पर आया हुआ था। शैंग जैसे उन लोगों को देखता है तो उन्हें ये कहना लग जाता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आए तो मुझे लगता है कि ज़रूर तुम लोगों को ट्रैवलिंग में काफ़ी दिक्कत हुई होगी, तुम इन सब की वजह से काफ़ी थक गए होगे।
कि तभी इतने में वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि शुआन वो अकेडमी से बिलोंग करती थी और उसका नाम था हुलिंग। उसका रैंक 7 था और 11 भी 7 था। वो भी कहती है कि आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई मेयर शेंग। और ये सभी के सभी लोग यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स को देखने वाले थे कि उनमें क्या क्या एबिलिटीज़ पाई जाती हैं। इन सभी स्टूडेंट्स को देखने के साथ फिर मेयर काफ़ी खुश हो जाते हैं और मेयर शेंग उन सभी को यही कहते हैं कि आप सभी से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। उन सभी का फोकस एक लड़की पर था, उसका नाम था हो चियान। और उसके बारे में मेयर भी यही बता रहे थे कि फिलहाल सभी लोगों की नज़र हो चियान पर ही है क्योंकि वो एक जीनियस लड़की है और ऊपर से वो यंग भी है, तो यंगस्टर के सारी तवज्जो उसी पर ही होगी। और इतने में वहाँ पर एक और भी लड़की आ जाती है जो कि गार्डियन सुपीरियर एकेडमी से बिलोंग करती थी और उसका नाम था होंग चियो। उसका रैंक 7 था और लेवल 8 था। वो भी कहती है कि हम भी ये सब कुछ देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो आगे से मेयर ये कहते हैं कि ठीक है, अब हमें एकेडमी जाना चाहिए और वहाँ पर ट्रायल को देखना होगा। और फिर हमें ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन फील्ड लगी हुई थी और वहाँ पर हर जगह जगह से लोग एग्जामिनेशन के लिए आए हुए थे और वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और वहाँ पर हम चैन को भी देखते हैं। चैन सिर्फ ये लिंक को ही तलाश कर रहा था क्योंकि उसे ये लिंक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो ये कहता है कि क्या ये लिंक ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया, मुझे नहीं लगा था कि ये लिंक गिव अप करेगा। आखिर उसे ऐसा क्या हुआ कि उसने गिव अप कर दिया। पिछले कुछ दिनों से मेरा उसके साथ रब्ता भी नहीं हो पाया, वो कहाँ गुम हो गया है। कि तभी वहाँ पर लिंक आ जाता है और कहता है कि तुम भी यहाँ पर आ गए। वह मुझे लगता है कि मैं लेट तो नहीं हुआ, क्या मैं लेट हो गया। चैन जैसे उसे देखता है तो आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ दे मारता है। उससे ये कहता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे और क्या कर रहे थे, मेरा तो तुमसे राब्ता भी ना हो पाया। तो मुझे टीचर ने बताया था कि तुमने लीव ले ली, तो मुझे लगा कि तुम शायद कहीं मर गए हो। तो आगे से फिर ये लंग ये बताने लग जाता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, भला मैं कैसे मार सकता हूँ, इन दिनों में मैंने कल्टीवेशन की थी। तो आगे से फिर चैन भी यही कहता है कि ये लिंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले से काफ़ी डिफरेंट हो गए हो। तो आगे से वो खुश होते हुए ये कहता है कि क्या तुमने कहा कि मैं पहले से अलग लग रहा हूँ, मैं अलग हूँगा ही क्योंकि मुझे गार्डियन सुपीरियर एकेडमी से ऑफर जो मिलने वाली हैं। और वहाँ पर जैसे बाकी स्टूडेंट उसकी ये बात सुनते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये बुद्धू है, क्या ये पागल है, क्या इसने मिरर में अपनी शक्ल नहीं देखी, इसे लगता है कि ये गार्डियन सुपीरियर एकेडमी में जाकर एडमिशन ले सकता है। और उसके पास जो स्पिरिचुअल पैट है वो भी एक ट्रैश है, वो एक ज़ॉम्बी है जो कि इवॉल्व भी नहीं कर सकती। ये तो हमें पागल लग रहा है। और इसी तरह वो लोग उसे बातें सुनाते रहते हैं और उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। तो लिंग भी उन्हें ये कहने लग जाता है कि तुमने जितना मुझ पर हंसना है हंस लो क्योंकि तुम्हारा आज आखिरी दिन है, इसके बाद तुम लोग मुझ पर ना हंस पाओगे। और उसका दोस्त वो ये बात सुनने के साथ कहता है कि क्या। कि तभी उनमें से स्टूडेंट चलाते हुए ये कहता है कि वो देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अकेडमी आ चुके हैं और उनके साथ साथ मेयर भी हैं और वो सारे लोग उसी जगह पर देखने लग गए थे क्योंकि वहाँ पर सिलेक्शन एग्ज़ाम की टेबल पर मेयर भी आ चुके थे और बाकी एकेडमीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ चुके थे। और जैसे वो वहाँ पर आता है तो ये कहता है कि जहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आने थे वो तमाम के तमाम आ चुके हैं, तो अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और एग्ज़ाम को आगे बढ़ने दो। तो इस पर एक लड़का ये कहता है कि ठीक है जैसा आपके मेयर। तो वही लड़का भी चलाते हुए उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहता है कि तुम सभी के सभी लोग खामोश हो जाओ क्योंकि अभी यहाँ पर ट्रायल शुरू होने वाला है। और लिंक भी उन सारे स्टूडेंट में शामिल था। वो भी उन्हें ये कहने लग जाता है कि बस तुम सभी लोग अब देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ, अब से तुम लोग मुझ पर हंसना बंद कर दोगे बल्कि मेरी इज्जत करोगे। और फिर एक बंदा आगे बढ़ता है और उन सभी लोगों को ये बताने लग गया था कि तुम्हारा ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है, तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि तुम्हारा जो ट्रायल शुरू होगा उसको 2 पार्ट्स में चेंज कर दिया गया है। पार्ट 1 में तुम्हें सर्वाइव करना होगा, तुम्हें एक सीक्रेट डोमेन में भेज दिया जाएगा, वो भी टेलीपोर्टेशन की मदद से, और वहाँ पर एक डीमन तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा और तुम्हें उससे बचना होगा। उस डोमेन में तुम्हें 3 दिन तक सर्वाइव करना होगा अगर तुम्हें इस एग्ज़ाम को पास करना है तो। और जो कोई 3 दिन तक वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा इसी के साथ ही वो फर्स्ट पास में पास हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट के लिए उसे रेडी होना होगा और पार्ट 2 के बाद ही ट्रायल कॉम्बैट होगा जिसमें स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में चेंज कर दिया जाएगा। जो विनर्स होंगे उन्हें अगले राउंड में भेज दिया जाएगा और जो हार जाएंगे उन्हें करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स में ही रखा जाएगा। और जो वही पहले ही राउंड में हार जाता है तो उसे कंग्रेचुलेशंस कहेंगे क्योंकि वो एक लो रैंकिंग गार्डियन एकेडमी में क्वालिफाई कर सकता है, जबकि जो आगे बढ़ते जाएंगे राउंड में उसी के साथ साथ उसकी हाई रैंकिंग गार्डियन स्पिरिट एकेडमी को चूज़ करने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। और जो कोई टॉप 10 के लिस्ट में आएगा उसके पास एक मौका होगा वो भी गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में इंटर होने का। और तुम्हें एक और बात भी बताना चाहता हूँ, वो ये कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के साथ कम्पीट करना होगा। तुम्हें अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करना क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम बस जिंदा रहो, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम मारे क्या तो फिर तुम्हारे लिए पीछे कुछ नहीं बचेगा। और एक लड़की फिर आगे बढ़कर टीचर से ये पूछती है कि क्या टीचर सच में यहाँ पर लोग मारे जा सकते हैं। तो आगे से वो कहती है कि हाँ यहाँ पर ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है,
तो तुम्हें बचना होगा वरना तुम मारी जा सकती हो। और कुछ स्टूडेंट इसके बारे में ये बात करने लगा था कि भला ये कैसे हो सकता है, इसमें तो हमारी जान का खतरा है। जबकि लिंग जी कहने लग जाता है कि मेरे लिए तो सब कुछ नॉर्मल है, मैं इसी मोमेंट का ही तो इतनी सदियों से इंतज़ार कर रहा था। और उसके सामने सिस्टम में एक नया मिशन अपडेट हो जाता है। उस मिशन में से ये बताया जाता है कि अगर तुमने फास्ट ट्रायल को पास कर लिया, उसी के साथ ही तुम्हें 3 स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल की पावर दी जाएगी। जैसे ही वो उस नई अपडेट और मिशन के बारे में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इनाम था। वो ये कहता है कि यहाँ पर रैंक मैन का डेमोनिक बीस्ट पाया जाता है, तो मेरी डोमेन में इस रैंक का बीस्ट का होना मेरे लिए काफ़ी खुशैन बात है और मेरे लिए काफ़ी आसान होगा। और वो जो सबसे पहले लड़की फ्रंट लाइन पे खड़ी हुई थी कोई और नहीं बल्कि हू शियान थी, और सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। इवन वहाँ पर खड़ा हुआ लिंग भी जैसे हू शियान का नाम सुनता है तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जबकि हू शियान वहाँ पर उस लड़के को ढूंढ रही थी जिसका नाम था लिंग, और वो काफ़ी हैरान थी। ये कहते हैं कि क्या लिंग अभी यहाँ पर नहीं आया। और वहाँ पर खड़े स्टूडेंट ये कहने लग जाते हैं कि हू शियान काफ़ी अमेजिंग लड़की है, इसके पास काफ़ी अमेजिंग पावर है, और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी एकेडमीज इसे अपनी एकेडमी में रखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि इसकी फैमिली काफ़ी पावरफुल भी है। जबकि लिंग ये सारी बातें सुनने के साथ यही कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि हम में से कौन ज़्यादा टैलेंटेड है, ये है या फिर मैं हूँ। इस बात का पता थोड़े ही दिनों में चल जाएगा। तभी उन्हें फिर स्क्रीन पर ये शो होने लग जाता है कि तुम्हारा सिलेक्शन एग्ज़ाम आपसे शुरू होता है, और वह सारे स्टूडेंट उसी पर फोकस करने लग गए थे। सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे, उनकी खुसर जारी थी कि तभी मेयर वहाँ पर आकर उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि कैंडिडेट्स अब तुम खामोश हो जाओ। वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर एक गेट बना देता है और ये कहता है कि सीक्रेट क्राइम का गेट ओपन हो चुका है, अब तुम भी स्टूडेंट्स को इनकी मदद से आगे जाना होगा और तुम दूसरी दुनिया में पहुँच जाओगे। और तुम्हारी फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम अब ऑफिशियली स्टार्ट होता है। तुम्हें अब आगे बढ़ना है, इस गेट में एंटर होना है, वहाँ पर जाकर मॉन्स्टर के साथ लड़ना है, खुद को सर्वाइव करवाना है और आगे बढ़ना है। और वो उन सभी स्टूडेंट्स को भी ये कहने लग जाता है कि तुम्हें सीक्रेट क्राइम में आगे बढ़ना होगा, इतना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और अपने लिए बेस्ट पोजीशन को चूज़ कर लो। होश यहाँ जैसे ही आगे बढ़ती है, पोर्टल में एंटर होती है, तो इसी के साथ वहाँ पर बैठी हुई हू लिंजे सब कुछ देख रही थी, और वो ये कहती है कि ये लड़की तो हू फैमिली से बिलोंग करती है और वो फैमिली मेरी है, तो मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा खुशी है। लेकिन वहाँ पर बैठे हुए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आखिरी स्टूडेंट के बारे में भी बात करने लग जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट लास्ट में इंटर हुआ था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि लिंग है। तो बाकी टीचर बाय को ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी आइज़ तो बहुत ही शार्प है, लेकिन यहाँ पर जो भी एडमिशन हो रहा है ना, ये एकेडमी की परफॉर्मेंस के मुताबिक उन्हें लाइन में रखा गया, ये लास्ट पर है, तो हमें भी इसे ऑब्जर्व करना होगा और देखना होगा कि ये कैसे परफॉर्म करता है। और लिंग भी उन सारे स्टूडेंट्स को ये कहने लग जाता है कि तुम लोगों को अंदर जाना है तो ठीक है, जल्दी से अंदर जाओ, मैं लास्ट पर हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये कि सीक्रेट क्राइम तो मेरा ही है। वहाँ पर जाकर मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल मिल सकते हैं और इन्हीं मटेरियल का फ़ायदा उठाकर मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो भी अब पोर्टल में एंटर हो गया था। जैसे पोर्टल में एंटर होता है तो वहाँ का माहौल काफ़ी चेंज था। जो स्टूडेंट पोर्टल में एंटर हुए थे वो अलग अलग जगहों पर पहुँच गए थे, और लिंग जिस जगह पर पहुँचा था वो माउंटेन की टॉप थी, क्योंकि वहाँ पर पहुँचते साथ ही उसे काफ़ी ठंड लगने लग गई थी। उसे अब ठीक नहीं लग रहा था, वो जल्दी से शुई को समन कर लेता है। वो देखना चाहता था कि ये यहाँ पर कैसे परफॉर्म करती है, अगर यहाँ पर खतरा हो तो ये उसका अच्छे से मुकाबला कर सके। अब जैसे ही शुई वहाँ पर आई थी तो शुई के आते साथ ही वो शुई को यही कहता है कि हमें माउंटेन के नीचे जाना होगा और देखना होगा कि वहाँ पर क्या पाया जाता है। अब वो नीचे चल रहा था, उसे काफ़ी देर हो गई थी, फिर लिंग को काफ़ी परेशानी होने लग जाती है। वो ये कहता है कि यहाँ पर चलते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी स्टूडेंट के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई, और ऊपर से यहाँ पर कोई मॉन्स्टर भी नहीं आया। ये बात काफ़ी वियर्ड है। कि फिर उसके कानों में एक शोर सुनाई देने लग जाता है। शोर की वजह से वो थोड़ा बहुत सा तंग आ गया, तो ये कहता है कि ये तो स्टील विंग्ड बर्ड है, और स्टील विंग्ड बर्ड कोई छोटे मोटे रैंक का नहीं बल्कि रैंक 4 का मॉन्स्टर था। लेकिन इसके विंग से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसे हराना हमारे लिए इतना भी मुश्किल नहीं होगा। और वो शुई को ऑर्डर दे देता है और उसे ये कहता है कि हमें इस बर्ड का खात्मा करना होगा। तो शुई जैसे ही अपने मास्टर की ये बात सुनती है तो अपने मास्टर को कहता है कि मास्टर यहाँ साफ गए, और वो उसके बर्ड के साथ फायर करने लग जाती है, जिसकी मदद से वो बर्ड वहाँ से भाग गया था। और ये देखने के साथ लिंग काफ़ी खुश हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि अगली बार अगर तुम यहाँ पर आओगे तो तुम इतने ज़्यादा लकी नहीं होगे, इस बार तो तुम हमारे हाथों से बच गए। फिर वो ये कहने लग जाता है कि ये मेरे लिए शर्म की बात है कि शुई उड़ नहीं सकती, अगर ये उड़ सकती तो वो हमसे न भाग पाता। एक फ्लाइंग पैट होना अच्छी बात होती है, अगली बार मैं किसी फ्लाइंग पैट को ही चूज़ करूँगा। अब उन्हें 3 दिन हो चुके थे। वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर 3 दिनों तक हमें और ज़्यादा सर्वाइव करना है तो हमें केव चाहिए जो कि काफ़ी सेफ़ हो। तो हमें केव मिल गई है, तो हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए और इस केव के अंदर रुक कर इंतज़ार करना चाहिए।
कि तभी वही विंग्स वाला बर्ड उनकी तरफ आगे आने लग जाता है। उसके शोर की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि लिंग अपने कानों पर हाथ रख लेता है, क्योंकि वो उसके शोर को बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। और वो ये कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई, ये काफ़ी अनोइंग होता जा रहा है, ये बर्ड हमारा पीछा कर रहा था, अगर हमने इसके साथ डील ना किया तो हमारे पास कहीं भी रहना काफ़ी मुश्किल होगा और हम रात को अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे। अब वो बर्ड दूर खड़ा हुआ था, उस पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था और ये बात लिंग को समझ गया था। लिंग ये कहता है कि ये बर्ड मुझ पर इसलिए अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि इसे सुई से डर लग रहा है। ये इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं अकेला हूँगा और ये मुझ पर अटैक करके मुझे मार देगा, क्योंकि इसका टारगेट मैं हूँ। और फिर वो शुई को ये कहता है कि शुई, हमें इसे पकड़ने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाना होगा, वरना इसे हराना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और वो उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए अंदर छुप जाओ, जैसे वो मुझ पर अटैक करने के लिए आएगा तो फिर तुम उस पर अटैक कर देना। अब लिंग वहाँ पर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ था और वो उसी बात को ये कहता है कि अब तो मैं अकेला हूँ, मेरे पास मेरा पेट भी नहीं है, तो आ जाओ मुझ पर अटैक करो, मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारते हो। तो इस बार वो बर्ड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, उसे पता था अब थोड़ी सी देर है और उसके बाद उसकी खुराक उसके सामने खड़ी और उसे खा जाएगी। जबकि लिंग में मन यही बात जान रही थी कि ये बीस्ट तो बहुत ज़्यादा कॉशियस लग रहा है, मुझे इसे कहीं दूर लेकर जाना होगा और इसे ऐसा दिखाना होगा कि मैं इसे धोखा नहीं दे रहा। वो भागते भागते जंगल में आ गया था और ये कहता है कि ये जगह बहुत ही डेंजरस होती है, एक मॉन्स्टर के लिए भी ये जगह डेंजरस होगी और मैं भी देखता हूँ कि अब ये बर्ड मुझ पर आकर कैसे अटैक करता है और मुझे कैसे मारेगा। कि तभी उस बर्ड को पूरा भरोसा हो गया था कि यहाँ पर लिन अकेला ही है, तो वो उस पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। और जैसे ही लिंग उसे देखता है कि वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है तो इस पर लिंग भी खुश हो गया था। वो ये कहता है कि ये बर्ड तो काफ़ी समझदार निकला, मुझे नहीं लगा था कि इतना समझदार होगा, लेकिन इससे पता नहीं कि मैं भी यहाँ पर प्रिपरेशन करके आया हुआ हूँ। वो बर्ड जैसे उस पर अटैक करने के लिए उसके काफ़ी करीब पहुँचता है कि तभी ही लिंग ये देखते साथ ही अपनी स्पिरिचुअल शीट को ओपन कर लेता है ताकि वो बर्ड उसे कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन जैसे ही बर्ड आगे बढ़कर अपने परों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है तो ये देखते के साथ ही लिंग थोड़ा सा घबरा गया था और ये कहता है कि इसके फीचर्स तो काफ़ी टफ लग रहे हैं, ये इससे तो शील्ड टूट जाएगी। अब उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। वो ये कहता है कि मैंने इनके बारे में सुना था कि इनके पार काफ़ी टफ होते हैं, मेरी शील्ड काफ़ी वीक है और ये अपनी चोंच की मदद से जल्दी इस शील्ड को तोड़ देगा, फिर मेरा तो मरना पक्का है। तो वहीं पर अपनी शील्ड को ख़त्म करके स्पिरिचुअल चेन को एक्टिवेट कर लेता है और इसी स्पिरिचुअल चेन का इस्तेमाल करते हुए उस बर्ड को पकड़ लेता है। जैसा ही उसने चेन का इस्तेमाल करके उस बर्ड को पकड़ा था तो इसी के साथ वो ये कहता है कि ब्लड गोस्ट अब तुम्हारी बारी। वो शुई को कह रहा था, अब शुई के अटैक करने की बारी आ चुके थे। शुई जैसे ये बात सुनते हैं उसी के साथ ही बाहर आ जाती है ताकि वो जल्दी से आगे जाकर अपने मास्टर की जान को बचा सके और उस मास्टर को मार सके। अब शुई ने जैसे ही उस बर्ड पर अटैक किया था उसी के साथ ही उस बर्ड का काम खलास हो गया था। उसका काम खत्म फिनिश होने के बाद ही लिंग उसके पास आता है और ये कहता है कि तुम अब बिल्कुल भी उड़ नहीं सकोगे और मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम में ऐसा कौन सा मटेरियल मिलेगा जो कि एवोल्यूशन में काम आ सकेगा। तो फिर वो आगे बढ़ता है और जैसे ही उसने उस बर्ड को चेक किया था उसे देखते साथ ही थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि सरप्राइज लेंगे, इसमें काफ़ी सारा अमेजिंग मटेरियल पाया जाता है जिसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें बेचना नहीं चाहता। जिसमें से उसके पास एक फीदर ऑफ स्टील विंग बर्ड था, द टैलोन ऑफ स्टील विंग बर्ड था और उसके साथ द पीक ऑफ स्टील विंग बर्ड थी। और इन सभी को देखकर वो ये कहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करके सेकंड स्टेज पर पहुंचना ही होगा। अब उसने उस बर्ड को उठा लिया था और वो ये कहता है कि इसका जो नेक मीट होता है ना वो काफ़ी अमेजिंग होता है, वो हाई टायर इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान हुई कि जो भी बड़े बड़े होटल्स हैं ना उनमें इसका मीट मिलता है, तो आज हम पार्टी करने वाले हैं। वो उस बर्ड को उठाकर गुफा में जा रहा था और वो उससे कल्टीवेशन ट्रीट लेना चाहता था और वो ज़ोंबी से ये भी पूछता रहता है कि क्या तुम्हें कच्चा खाना पसंद होता है या फिर तुम्हें एक पका हुआ खाना पसंद होता है या फिर तुम खाना नहीं खाते, लेकिन इसका जवाब शुई नहीं देती। और जो कि हू लिन ये सब कुछ दूर बैठे हुए स्क्रीन पर देख रही थी तो वो यही कहती है कि ये स्टूडेंट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग निकला, मुझे नहीं लगा था कि ये लेवल 4 के बर्ड को आराम से मार पाएगा। वहाँ पर बाकी जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए बैठे थे वो भी इसी के बारे में बात करने लग गए थे कि ये स्टूडेंट की स्ट्रेंथ तो काफ़ी अमेजिंग है। ध्यान हुई सिटी के पास अब काफ़ी इंप्रेसिव लोग आ चुके हैं और ऊपर से उसके पास एक स्पिरिट पैट भी है और उसके बारे में देखना चाहते थे कि वो कितने कमाल का है। जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी मेयर के पास एक बंदा वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है और वो देखना चाहता था कि आखिर उसमें कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मेयर को एक बात तो पता थी कि उसने लिन को पहले देखा था, उसे याद आ गया था कि उसने उसे एक क्लास में देखा था, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पर उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ता है तो उसी के साथ काफ़ी चौंक गया था और हैरान हो गया था। वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग भी उसे इस तरह हैरान देखकर खुद हैरान हो गए थे।
क्योंकि उसके पास जो स्पिरिट पैट पाया जाता था वो कोई और नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी था। ये बात उनके लिए काफ़ी हैरानी की थी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा ज़ॉम्बी कभी नहीं देखा था जो कि इवॉल्व कर सकें। वो सारे के सारे लोग हैरानी से अपनी सीट्स पर खड़े हो जाते हैं और यही कहते हैं कि क्या आप क्या कह रहे हैं कि एक ज़ॉम्बी, ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, एक ज़ॉम्बी इवॉल्व नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ उनकी परेशानी में और भी ज़्यादा इजाफा होता जाता है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर बाय तोंग यही कहता है कि अगर ऐसा है ही सही, वो इवॉल्व कर भी रहा है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। और वो सारे लोग यही बात करने लग गए थे कि अगर ये एग्ज़ाम को अच्छे से पास करता रहता है तो फिर हम इसे अपनी अकेडमी में रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो शुई के साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ हम लियो वो को देखते हैं जो कि एक पैथॉन के पास बैठा हुआ था। उसने अपने ऊपर एक ऐसा सेंट लगाया हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पर कोई और बंदा भटक भी नहीं सकता था। और ये सब कुछ देखने के साथ वो मन ही मन में यही कह रहा था कि यहाँ पर तो कोई और पावरफुल क्रिएचर्स आ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पैथॉन से काफ़ी डर लगेगा और मैं यहाँ पर 3 दिन तक आराम से गुजारूंगा। और यही पैथॉन उसका पैट था और इसी पैट का इस्तेमाल करके वो वहाँ पर सर्वाइव करना चाह रहा था। और वो नीचे जंगल की तरफ देख रहा था और ये कहता कि रात का वक्त हो चुका है, ये बहुत ही डेंजरस टाइम होता है, लेकिन इसी वक्त मेरी पावरफुल मैजिक भी काफ़ी काम आता है। मेरे पास जो क्रिएचर्स हैं ये रात के वक्त ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। और वो नीचे बैठे हुए लिंग को देख रहा था जिसने वहाँ पर आग जलाई हुई थी और आग का धुआं उससे दूर बैठे हुए दिखाई दे रहा था। और ये कहता है क्या ये पागल है, ये क्या ये खुद को मारना चाहता है। और लिंग वहाँ पर बैठा हुआ ये कहता है कि फिर तुम नहीं खा रही तो ठीक है, फिर तुम यहाँ पर आराम से खड़ी होकर मुझे देखती रहो कि मैं इसे कैसे खाता हूँ। और वो फिर उसकी गर्दन खाने लग गया था। गर्दन खाने की वजह से उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था, वो काफ़ी खुश हो गया था। वो ये कहता है कि इसकी नेक तो चिकन चैक से भी काफ़ी मज़ेदार है। इससे ना सिर्फ मेरे इंग्रेडिएंट्स का एक्सीलेंट लेवल तक जाएगा बल्कि मुझे खाकर और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी ऐसा खाना खा पाऊँगा। वो उसी तरह वहाँ पर बैठा हुआ खाना खाया जा रहा था कि तभी साइड से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं और इसके बारे में शू ये कहने लग जाती है, मुझे लगता है कि ऐसा यहाँ पर कोई आ रहा है। और वो एक वुल्फ था। वुल्फ को देखते साथ ही लिंग ये कहता कि मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मेरी रात अच्छे से नहीं गुजर पा रही थी तो सोचा तो यहाँ पर किसी के साथ फाइट कर रहा हूँ, अब आएगा ना असली मज़ा। और इसी के साथ डीमन वुल्फ किंग के रैंक के बारे में बताया जाता है। वो रैंक 1 और लेवल 7 का एक डीमन वुल्फ किंग था। उसे देखने के साथ वो ये कहता है कि ये तो लेवल 7 का एक डीमन वुल्फ है, तो इसलिए मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। तुम इस पर अटैक करना होगा शुई, सारी मेरी उम्मीदें तुम्ही से हैं। फिर क्या, शुई उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया तो वो वुल्फ डीमन किंग उसके अटैक से बच गया था। उसका असली टारगेट कोई और नहीं बल्कि लिंक था। तो वो लिंक की तरफ जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये देखने के साथ लिंक के होश उड़ गए थे और वो ये कहता है कि शुई यहाँ पर आकर मेरी जान बचाओ। अब जैसे वो डीमन वुल्फ किंग लिंक को खाने वाला था कि तभी शुई आगे आ जाती है और वो उसके मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। तो इतने में वहाँ पर और भी वुल्फ वगैरह आ गए थे, वो भी अटैक करने के लिए जैसे लिंक की तरफ आगे बढ़ते हैं तो शुई ये देखते साथ ही अपनी स्किल्स दिखाते हुए उन डीमन वुल्फ पर अटैक करने लग जाती है और कोई भी डीमन वुल्फ लिंक के करीब तक नहीं जा पाता। वो उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी स्किल जो है ना ये टेरिफाइंग और ऑसम है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारी स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा रैंक 1 और लेवल 9 है, तो इसलिए मैं ये बात अच्छे से समझ सकता हूँ। और फिर शुई जैसे ही वुल्फ दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो शुई उस पर अटैक करके उसे वहीं पर मार देती है। अब वो डीमन वुल्फ मारा जा चुका था तो देखते साथ ही लिंग जय कहता है कि मुझे जाकर इसे चेक करना होगा कि इसमें से कौन सी हमें चीज़ें मिल सकती हैं। फिर वो आगे बढ़कर जैसे उस वुल्फ को चेक करता है उसमें से उससे डार्क ब्लड एजेंस मिला था और इसके साथ हार्ट ऑफ डीमन वुल्फ भी उसके पास ही था। और ये सारी चीज़ें लेने के साथ वो शुई को ये कहता है कि शुई इसकी वजह से तो तुम जल्द ही इवॉल्व कर सकोगी। और वो लोग जो कि वैनियों के हाल में स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे वो लोग इसके बारे में बातें करने लग जाते हैं कि हमने ये लिंक का नाम क्यों नहीं सुना, हमने नोटिस क्यों नहीं किया कि इतना पावरफुल है। और उसका टीचर भी वहीं पर खड़ा हुआ था, वो भी ये कहने लग जाता है कि ये लिंक का मैंने भी नाम कहीं तो सुन रखा है, क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने एक ज़ॉम्बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। आखिर उसके साथ क्या हुआ, क्या उसके पास ये वही स्पिरिचुअल पेट है जो कि एक ज़ॉम्बी था। और फिर कोई स्टूडेंट्स की उन पर नज़र पड़ जाती है जिनके ऊपर अटैक हुआ था तो वो काफ़ी इंजर्ड हो गए थे। मेयर ये सब कुछ देखने के साथ ही अपने लोगों को ये आर्डर देते हैं कि तुम लोग आगे जाओ और उनकी मदद करो और ज़ख्मियों को जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो कुछ मेडिकल के लोग आगे जाते हैं और जो लोग वहाँ पर इंजर्ड हो चुके थे उन्हें जल्दी से पोर्टल की मदद से बाहर लेकर आ जाते हैं। वो लड़का चिल्ला भी रहा था क्योंकि उसे एक और चांस चाहिए था और वहाँ पर उसका टीचर भी खड़ा हुआ था। टीचर ये कहता है कि ये एक ऑर्डिनरी बंदा ही होगा जो कि पहले राउंड में एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर जितने भी असेसमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम काफ़ी क्रूल हैं।
वो उसे ये बताता कि अगर तुम यहाँ पर 1 मिनट तक और ज़्यादा टिक पाते तो इसी के साथ ही तुम अगले राउंड में जा सकते थे। तुम ऐसा ना कर पाए इसलिए तुम एलिमिनेट कर दिया गया। अब फिर सभी लोगों की नज़रें स्क्रीन पर ही थी और वो देखना चाहते थे कि अब आगे क्या होगा। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक गुड बाय।